ने हमारा थर्ड चैप्टर मुद्रा और बैंकिंग समाप्त कर दिया। अब हम पढ़ते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। यदि आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से समझा है, तो आप इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न भी अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न। तो बच्चों, पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, इसकी क्या कमियां हैं? तो हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था तभी हमने पढ़ा था कि वस्तु विनिमय प्रणाली जिसमें मुद्रा का कोई उपयोग नहीं होता, उसमें वस्तु के बदले वस्तु का विनिमय किया जाता है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कमियां पाई जाती है, जिसकी वजह से ही मुद्रा का आविष्कार हुआ। वस्तु विनिमय प्रणाली छोटी अर्थव्यवस्था के लिए तो संभव थी, लेकिन जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता चला जा रहा है, लोगों की आवश्यकताएं बढ़ती चली जा रही हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली संभव ही नहीं है। तो इसकी क्या क्या कमियां हैं और वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, इसके बारे में आपको इस तरीके से लिखना है। वस्तु विनिमय प्रणाली, मुद्रा के माध्यम के बिना वस्तुओं के आपसी विनिमय को वस्तु विनिमय कहा जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली के अंतर्गत व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वस्तु अथवा सेवाओं के बदले मुद्रा के स्थान पर वस्तु तथा सेवाओं का ही क्या करता है, आदान प्रदान करता है। जैसे यदि किसी व्यक्ति के पास गेहूं है, उसे चावल की आवश्यकता है, तो वह चावल प्राप्त करने हेतु क्या करेगा, गेहूं। इसमें वस्तु और सेवा के बदले वस्तु और सेवाओं का विनिमय किया जाता है, मुद्रा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अतः वस्तु विनिमय प्रणाली वह प्रणाली है जिसमें वस्तु और सेवाओं का विनिमय प्रत्यक्ष रूप से बिना मुद्रा के वस्तु एवं सेवाओं के लिए किया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली प्राचीन समय से चला करती थी, अभी भी कई ग्रामीण क्षेत्रों में यह प्रणाली प्रचलन में है। वस्तु विनिमय प्रणाली की क्या तो कमियां हैं और क्या कठिनाइयां हैं? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कमियां और कठिनाइयां पाई जाती है, इसी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। अब ये कठिनाइयां कौन सी होती है? जो पहली कठिनाइयां वो है आवश्यकता के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें ऐसे व्यक्ति को ढूंढना होगा जो हमारी आवश्यकता की वस्तु हमें दे दे और हमारे पास जो वस्तु है उसको वो ले ले। अर्थात यहाँ पर दोहरा सहयोग मिलना आवश्यक है। दोहरा सहयोग मिलना बहुत कठिन होता है, यही इसकी क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली की कमी है। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें स्वयं की वस्तु को विनिमय करने के लिए ऐसे व्यक्ति को खोजना होता है जिसको हमारी वस्तु की आवश्यकता है और उसके पास वह वस्तु अतिरिक्त है जिसकी हमें आवश्यकता है। उदाहरण के तौर पर एक व्यक्ति के पास गेहूं अतिरिक्त है और उसको उसके बदले कपड़े की आवश्यकता है, तो इस प्रणाली में इस प्रकार की वस्तु को खोजने में उसका समय और शक्ति दोनों नष्ट होती है, क्योंकि ऐसा संयोग गेहूं के बदले कपड़ा आसानी से नहीं मिल पाता। तो इसमें समय जो है उसका भी क्या होती है, बर्बादी होती है और शक्ति की भी बर्बादी होती है। इसीलिए वस्तु विनिमय प्रणाली उचित नहीं है। अब जो दूसरा जो इसका कमियां हैं, इसका दोष है, वो है मूल्य मापन का अभाव। यदि हम ऐसा व्यक्ति ढूंढ भी लेते हैं जो हमारे गेहूं के बदले में कपड़ा ले ले, तो हम उसकी कीमत क्या निर्धारित करेंगे, कितने गेहूं के बदले में कितना कपड़ा लिया जाएगा। और हमेशा से जब सौदे होते हैं तो उनकी नया ही क्या होता है, नया सौदा हमें निर्धारित करना होता है, नया उसका मूल्य निर्धारित होता है। तो यहाँ मूल्य मापन का भी क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में दूसरी कठिनाई ये है कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं का कोई ऐसा मूल्य मापक नहीं होता जिससे लेन देन की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य अनुपात निर्धारित हो सके। गेहूं के बदले यदि कपड़ा प्राप्त करना है तो दोनों वस्तुओं के बीच मूल्य अनुपात निर्धारित करना क्या है, आवश्यक है। दोनों के बीच मूल्य निर्धारित होना चाहिए ताकि किसी का शोषण नहीं हो। किंतु वस्तु विनिमय प्रणाली में सामान्यतः मूल्य मापन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। तो ये इसका दूसरा दोष है। तीसरा दोष क्या है कि वस्तु विभाजन का क्या पाया जाता है, अभाव पाया जाता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या है, यदि कोई व्यक्ति वस्तु ऐसी है जिसको हम विभाजित नहीं कर पाए तो उसका हम लेन देन कैसे करेंगे। जैसे कि हमें एक घोड़े की बजाय हमें एक बकरी, दोनों का आपस में लेन देन करना है, तो घोड़ा तो अधिक कीमत का होगा, बकरी कम कीमत में होगी। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को पूरा एक मतलब एक बकरी के बदले एक घोड़े का ही क्या करना है, लेन देन करना है, तो वो कैसे करेगा, घोड़े को तो डिवाइड नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर इसकी एक कमी पाई जाती है कि वस्तु विनिमय प्रणाली में एक कठिनाई यह भी होती है कि कभी कभी विनिमय करते समय ऐसी वस्तुएं भी सामने आती है जिन्हें विभाजित नहीं किया जा सकता था। उदाहरण के लिए यदि वस्तु विनिमय दर एक घोड़ा के बराबर 2 भेड़, यहाँ पर भेड़ का उदाहरण दे रखा है, तो घोड़े के मालिक को यदि एक ही भेड़ की आवश्यकता है, उसे एक ही भेड़ चाहिए और वो बदले में घोड़ा कैसे देगा, तो उसे प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि इसके लिए उसे आधा घोड़ा देना होगा, जो कि संभव नहीं है। तो इस प्रकार से जिन वस्तु को विभाजित नहीं किया जा सकता तो उसका विनिमय भी नहीं हो सकता है। संचय में कठिनाइयाँ, वस्तु विनिमय प्रणाली में यदि हमने ऐसी वस्तुओं को ले लिया जिसको कि हम आगे तक संभाल के नहीं रख सकते, नाशवान वस्तुएं हैं, तो उनको संचय करने में भी कठिनाइयाँ आती हैं। वस्तु विनिमय प्रणाली में जो वस्तुएं प्रयोग में लाई जाती हैं वे वस्तुएं लेन देन वाली वस्तुएं होती हैं, काम आने वाली वस्तुएं होती हैं जो कि अधिक टिकाऊ नहीं होती। जैसे दूध है,
फल हैं, सब्जी हैं, तो हम उसे ज़्यादा दिन तक संचित नहीं कर सकते हैं। अतएव उनका संचय करना जटिल भी होता है और असुविधापूर्ण कार्य होता है। तो यहाँ संचय में भी क्या आती है, कठिनाई आती है। जो अगला दोष है वो है भविष्य के भुगतानों में कठिनाई, कि हम भविष्य में उसका, अभी तो हमने लेन देन कर लिया लेकिन भविष्य में उसका क्या मूल्य लेंगे, क्या उसका मूल्य निर्धारित होगा, तो उसके लिए भी कठिनाई आती है। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार का लेन देन संभव नहीं है, क्योंकि वस्तुओं के मूल्य में भविष्य के लिए अनिश्चितता बनी रहती है कि भविष्य में क्या मूल्य लिया जाएगा। किसी वस्तु का भविष्य में मूल्य क्या होगा, इसकी गणना करना कठिन कार्य है कि भविष्य में हम उसका क्या मूल्य लेंगे। अभी तो हमने ले लिया लेकिन भविष्य में उसका क्या मूल्य लिया जाएगा, ये भी कठिन कार्य है। अचल अथवा स्थिर संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई, या जो स्थिर संपत्ति होती है, जो अचल संपत्ति होती है, उसके स्थानांतरण में भी कठिनाई आती है। इस पद्धति में स्थिर संपत्ति के हस्तांतरण में कठिनाई आती है, क्योंकि वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना क्या है, एक कठिन कार्य है। जैसे भूमि अथवा मकान को बेचकर बदले में जो वस्तुएं हमें प्राप्त होती है उन्हें सुरक्षित रखना क्या है, एक जटिल कार्य है। मतलब हम उसे कैसे सुरक्षित रखेंगे, कैसे हम इसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले नहीं जा सकते हैं, तो ये भी एक यहाँ पर कठिन कार्य है। तो ये वस्तु विनिमय प्रणाली की ये जो कठिनाइयाँ हैं, जो कमियाँ हैं, वो पाई जाती हैं। अगला है विशिष्टीकरण का अभाव। मुद्रा के अभाव में बाजार का विस्तार क्या रह सकता है, सीमित। हम ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकते, मार्केट का अर्थव्यवस्था ज़्यादा विकास नहीं कर पाती है। उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाएगा और श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण में भी क्या आती है, कठिनाइयाँ आती हैं। आ रहे हैं बच्चों समझ में? तो इस तरीके से आपको वस्तु विनिमय प्रणाली क्या होती है, उसकी कठिनाइयाँ क्या होती है, वो लिखकर आनी है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के प्रमुख कार्य क्या क्या हैं। हमने पढ़े थे कि मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ होती हैं, तभी तो मुद्रा का क्या हुआ है, आविष्कार हुआ है। अब मुद्रा कौन कौन से कार्य संपन्न करती है, मुद्रा किस प्रकार वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को क्या करती है, दूर करती है। तो इसका आंसर आपको किस तरीके से लिखकर आना है कि मुद्रा का अभिप्राय, सबसे पहले मुद्रा क्या होती है। मुद्रा का अभिप्राय उन सब वस्तुओं से है जिन्हें विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक, ऋणों के भुगतान और संचय के साधन के रूप में वैधानिक और सामान्य स्वीकृति प्राप्त होती है, वही क्या होती है, मुद्रा। जिसे मूल्य का मापक किया जा सके, जो हमने वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ बताई है ना, वो मूल्य का मापन किया जा सके और इसके संचय का साधन हो, ऋणों का भुगतान हो, विनिमय का माध्यम हो, उसी को हम क्या कहेंगे, जिसे वैधानिक रूप से और सामान्य स्वीकृति प्राप्त हो, वही क्या होती है, मुद्रा होती है। तो इस तरीके से आपको मुद्रा की परिभाषा लिखनी है। फिर लिखने हैं मुद्रा के कार्य कौन कौन से हैं। मुद्रा के प्रयोग से वस्तु विनिमय प्रणाली की कमियों को क्या किया जा सकता है, दूर किया जा सकता है। आधुनिक युग में मुद्रा के कार्यों को 4 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से कार्य हैं मुद्रा के? पहला, मुख्य तथा प्रारंभिक कार्य। पहला कार्य कौन सा है, मुख्य कौन कौन से कार्य हैं मुद्रा के, जिसकी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ। दूसरा, मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य। तीसरा, मुद्रा के जो आकस्मिक कार्य हैं, इसके अलावा जो मुद्रा के क्या है, विविध कार्य कौन कौन से हैं। तो ये सारे जो कार्य हैं उनको हम डिटेल में आप देखेंगे और जिस तरीके से आपको आंसर लिख कर आना है वो आप यहाँ पर देख लीजिएगा। पहला है मुख्य अथवा प्रारंभिक कार्य। कौन कौन से हैं? मुद्रा के मुख्य कार्यों में वे कार्य सम्मिलित होते हैं जो मुद्रा के आविष्कार से ही मुद्रा द्वारा संपन्न किए जाते हैं। मुद्रा के प्राथमिक कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम, जिसकी वजह से मुद्रा का आविष्कार हुआ, क्योंकि वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाइयाँ आती थी, कैसे वस्तु के बदले में वस्तु विनिमय किया जाए, इसलिए मुद्रा का आविष्कार हुआ कि क्या करेंगे हम इसमें, कोई भी वस्तु की हमें आवश्यकता है तो मुद्रा के माध्यम से उसको आसानी से खरीद सकते हैं। यहाँ पर उसके बदले हमें वस्तु देने की आवश्यकता नहीं है, मुद्रा के माध्यम से कार्य आसानी से किया जा सकता है। तो आपको इस तरीके से लिखना है इसमें, वस्तु विनिमय में आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्याओं को हल करने के लिए मुद्रा विनिमय के माध्यम का कार्य करती है। मुद्रा ने विनिमय कार्यों को 2 भागों में विभक्त कर दिया है। प्रथम, वस्तु और सेवाओं का विक्रय। हम वस्तु और सेवाओं का विक्रय करेंगे, ठीक है, उसके बदले में मुद्रा प्राप्त करेंगे। और द्वितीय, क्रय। हम क्या कर सकते हैं, उस मुद्रा से दूसरी वस्तु और सेवाओं को क्रय कर सकते हैं। इन दोनों क्रियाओं के मध्य मुद्रा क्या काम करती है, कड़ी का कार्य करती है। यदि हमें वस्तु के बदले वस्तु लेने की आवश्यकता नहीं है, मुद्रा मध्यस्थता करती है, जिसकी वजह से हम क्रय विक्रय कर सकते हैं। इससे क्रय विक्रय क्या हो गया है, सरल हो गया है। तो ये मुद्रा का प्रमुख कार्य है या प्राथमिक कार्य है। जो दूसरा मुख्य कार्य है वो मूल्य का मापक। किसी भी वस्तु का हम मूल्य अदा कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वस्तु इतने मूल्य की है, ठीक है। मुद्रा वस्तु और सेवाओं के विनिमय मूल्य को मापती है कि भी उसको कितने रुपए में खरीदा या बेचा जाएगा। इससे लेन देन में किसी भी पक्ष को हानि नहीं होती है। मुद्रा के द्वारा ये निश्चितता हो जाती है कि किसी एक वस्तु का समूह का मूल्य क्या है, उसके बदले में दूसरी कितनी वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं।
हमें जो वस्तु विनिमय प्रणाली में जो कठिनाइयाँ आ रही थी वही सारे क्या हैं, मुद्रा के कार्य हैं। मूल्य मापन में संभव हो सकता है इस प्रकार। मुद्रा वस्तुओं के तुलनात्मक मूल्य प्रकट करती है कि किसका कितना मूल्य है और आपस में दोनों का मूल्य का तुलना भी कर सकती है। मुद्रा के इस कार्य से ही विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के मध्य विनिमय अनुपात क्या होते हैं, निर्धारित होते हैं कि हम ये देख सकते हैं कि कौन सी वस्तु कितने की है और कितने में जाएगी, कितने में उसका क्रय विक्रय किया जा सकेगा। तो मूल्य मापन मुद्रा से ही संभव है। ठीक है, जो वह है मुद्रा के सहायक अथवा गौण कार्य, जो हमने दो पढ़े थे, विनिमय का माध्यम और मूल्य का मापक, ये तो मुद्रा के प्रमुख या जो प्राथमिक कार्य हैं। दूसरे हैं मुद्रा के जो सहायक कार्य या गौण कार्य कौन कौन से हैं। सहायक कार्य में जो पहला आता है वो है स्थगित जो भुगतान है उसका मान, कि जो स्थगित जो भुगतान है उसका मान कैसे करते हैं। आधुनिक समय में अधिकांश व्यापारिक लेन देन साख पर आधारित होते हैं। हमने लेसन में पढ़ा था कि आजकल जो बैंक है वो क्या करते हैं, जमा करते हैं और उससे क्या करती हैं, ऋण देते हैं। तो आजकल सारे कार्य अधिकतर किस पे होते हैं, ऋण के आधार पर होते हैं। तो ऋण यदि हम बैंक देती है या हम कहीं और से ऋण लेते हैं तो भविष्य में उसका क्या अदा करेंगे वो किससे निश्चित किया जा सकता है, मुद्रा से ही निश्चित किया जा सकता है। भविष्य में भुगतान करने की आवश्यकता होती है। मुद्रा भावी भुगतानों के मान में क्या होती है, सहायक। वस्तु की अपेक्षा मुद्रा के मूल्य में अधिक स्थायित्व होता है। इसके अतिरिक्त इसमें सर्वग्राह्यता और टिकाऊपन का गुण भी विद्यमान होता है। मुद्रा सभी के द्वारा ग्रहण की जा सकती है और इसमें टिकाऊपन का गुण भी होता है। मूल्य संचय का साधन, मुद्रा क्रय शक्ति के संचय का सर्वश्रेष्ठ साधन है कि हम इसको संचित करके रख सकते हैं। पत्र मुद्रा व सिक्कों को संचय करने पर उनके नष्ट होने, स्थान घेरने व रख रखाव पर व्यय की समस्या नहीं होती। यदि हम पत्र रूप से मुद्रा को इकट्ठा करते हैं तो वो ज़्यादा स्थान नहीं घेरती है, उनके नष्ट होने की, उनके खराब होने की कोई आशंका नहीं होती। लेकिन वस्तुओं के रूप में यदि हम संचय करते हैं तो वो वस्तु खराब होने की आशंका होती है और उसके रख रखाव की अधिक आवश्यकता होती है। तो ये इसका सहायक कार्य है कि मुद्रा मूल्य संचय का साधन है। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, जो मुद्रा का जो अगला कार्य है वो है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा में वहनीयता और तरलता का गुण होता है। वहनीयता मतलब जिसके पास मुद्रा होती है उसके पास क्रय शक्ति आ जाती है, वो किसी भी वस्तु को खरीद सकता है। इससे क्रय शक्ति के हस्तांतरण में क्या होती है, सुविधा होती है। मुद्रा के माध्यम से धन व संपत्ति को एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से क्या किया जा सकता है, हस्तांतरित किया जा सकता है। हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होगा, धन को हस्तांतरित करेंगे तो एक व्यक्ति से क्रय शक्ति दूसरे व्यक्ति में चली जाएगी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से लिख के आना है। अब जो तीसरे थे वो है मुद्रा के आकस्मिक कार्य कौन कौन से हैं। तो मुद्रा के आकस्मिक कार्य में जो पहला आता है राष्ट्रीय आय का माप और वितरण। हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था तो हमने बात की थी कि जो राष्ट्रीय आय का माप है और जो वितरण है वो हम किस में करते हैं, मुद्रा के रूप में करते हैं। हम बताते हैं ना कि हमारे देश की आय इतने करोड़ रुपए है, तो वो किस में मापा है, हमने मुद्रा में ही तो मापा है। तो हम राष्ट्रीय आय का माप कर सकते हैं। इसके अलावा हम विभिन्न देशों की तुलना भी कर सकते हैं उनकी राष्ट्रीय आय के आधार पर। तो ये मुद्रा से ही संभव हो पाया है। उत्पादन के साधन मिलकर उत्पादन करते हैं, इनके द्वारा किया गया उत्पादन राष्ट्रीय आय है। मुद्रा के माध्यम से इस आय को उत्पादन साधनों में क्या करती है, वितरित करने में सुविधा रहती है। सर्वप्रथम साधनों द्वारा जो उत्पादित माल को हम बेचकर क्या प्राप्त करते हैं, मुद्रा प्राप्त करते हैं। जो भी उत्पादन हुआ है, जो माल उत्पादित हुआ है उसको बेच के हम क्या करेंगे, मुद्रा प्राप्त करेंगे। और फिर उस मुद्रा को क्या करेंगे, जो उत्पादन के साधन है, जिसने कि क्या किया था, उत्पादन में योगदान किया था, उनको हम वितरित कर देते हैं। उनके द्वारा किए गए त्याग के अनुपात में वितरित कर दिया जाता है। तो मुद्रा के माध्यम से ही पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, जो अगला क्या कार्य करती है मुद्रा, पूंजी की तरलता और उत्पादकता। मुद्रा पूंजी की तरलता में वृद्धि करती है। मुद्रा के माध्यम से संपत्ति को बेचकर उसका वांछित उपयोग किया जा सकता है। जो भी संपत्ति है उसको हम बेचकर और मुद्रा को हम तरल रूप में प्राप्त कर सकते हैं और उस तरल को हम किसी भी उद्देश्य में काम में ले सकते हैं। मुद्रा पूंजी की तरलता स्वरूप है। हमने बताया था कि सबसे जो तरल रूप है वो क्या है, मुद्रा है। ठीक है, मुद्रा के माध्यम से पूंजी और संपत्ति को कम उपयोगी स्थान से हटाकर अधिक उपयोगी स्थान पर भी हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हमें लग रहा है कि हमारी संपत्ति कुछ काम में नहीं आ रही है, उस पर हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम उसको बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकते हैं और उसको अधिक उपयोगी स्थान पर लगा सकते हैं। इससे पूंजी की उत्पादकता क्या होगी, बढ़ेगी। जो पूंजी की उत्पादकता वहाँ पर नहीं हो पा रही थी, अब अलग जगह लगाने पर उसकी उत्पादकता बढ़ेगी। तो ये कार्य भी कौन करती है, मुद्रा करती है। जो अगला है वो है साख का आधार। जो व्यापारिक बैंक है जो कि ऋण प्रदान करते हैं, जिससे कि ऋण और अधिक जमा उत्पन्न करते हैं, सब किससे पॉसिबल हो पाया है, मुद्रा से ही पॉसिबल हो पाया है। वर्तमान युग में अधिकांश व्यापारिक लेन देन साख पर आधारित होते हैं। साख के विस्तार में व्यापारिक क्रियाओं को क्या बना दिया है, सरल भी बना दिया है, विस्तृत भी बना दिया है। यदि कोई व्यक्ति अपना बिजनेस नहीं खोल पा रहा है, यदि कोई व्यक्ति कुछ काम नहीं कर पा रहा है, तो वो बैंक से ऋण लेकर वो कार्य आसानी से कर पाता है। तो इससे क्या हो रही है, व्यापारिक क्रियाएं बढ़ती चली जा रही हैं। इससे बैंकिंग क्रियाओं का विस्तार हुआ है। लेकिन साख का आधार भी क्या है,
मुद्रा ही है, मुद्रा के रूप में जमा होगी पैसा तभी तो साख मिलेगी। बैंक नकद जमा राशियों के आधार पर ही क्या करते हैं, साख निर्माण करते हैं। बैंक के पास नकद जमा होगी तभी बैंक साख का निर्माण कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। विभिन्न प्रकार के साख पत्र जैसे चेक है, प्रतिज्ञा पत्र है, विनिमय बिल है, हुंडी है आदि के चलन के पीछे मुद्रा की शक्ति ही काम करती है। ये सब मुद्रा के बेसिस पे ही जारी किए जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद है जो अगला है मुद्रा का आकस्मिक कार्य, वह है सीमांत अवधारणा का आधार। प्रत्येक व्यक्ति सम सीमांत उपयोगिता नियम के आधार पर ही अपनी संतुष्टि को अधिकतम करने का प्रयास करता है। जैसे कि हमने व्यष्टि अर्थशास्त्र के 2nd चैप्टर में पढ़ा था कि सभी व्यक्ति क्या करना चाहते हैं, अपनी संतुष्टि को अधिकतम करना चाहते हैं। सम सीमांत उपयोगिता नियम यहाँ पर काम में आता है। इसके लिए साधन का छोटी छोटी इकाइयों में उप विभाजन होना आवश्यक है। सभी साधन को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जा सके। मुद्रा के रूप में साधन को छोटी छोटी इकाइयों में विभक्त कर उपभोक्ता अधिकतम संतुष्टि प्राप्त कर सकता है। जैसे हमने बताया ना कि जो मुद्रा है वो विभाजित वस्तु विनिमय है, उसमें वस्तु का विभाजन संभव नहीं है, लेकिन मुद्रा के द्वारा हम वस्तु को छोटी छोटी चीज़ों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद जो अगले जो कार्य आते हैं मुद्रा के, वो आते हैं विविध कार्य। उपयुक्त के अतिरिक्त मुद्रा के अन्य कार्य भी हैं। जो पहला जो कार्य आता है वो आता है शोधन क्षमता की गारंटी। जो विविध कार्य में शोधन क्षमता की गारंटी में क्या है कि मुद्रा शोधन क्षमता की गारंटी प्रदान करती है। वर्तमान समय में उधार लेन देन अधिक होते हैं, बहुत सारे उधार लेन देन होते हैं। प्रत्येक ऋणी कहाँ जाता है, बैंक के पास जाता है और उधार लेता है। प्रत्येक ऋणी अपने ऋणदाता को एक निश्चित अवधि के पश्चात भुगतान करने का क्या देता है, वचन देता है। अतः प्रत्येक फर्म, संस्था, व्यक्ति अपनी भुगतान क्षमता को बनाए रखने के लिए नकद मुद्रा अपने पास रखते हैं। इससे उनकी साख बनी रहती है। जो भी फर्म है, बैंक है, वो अपने पास मुद्रा रखते हैं, नकद मुद्रा रखते हैं, ताकि वो किसी को ऋण प्रदान कर सके, ताकि उनकी साख बनी रहे, उनकी शोधन क्षमता बढ़े। ठीक है, तो इसीलिए मुद्रा का ये कार्य है। अगला जो है विविध कार्य में निर्णय का वाहक। मुद्रा व्यक्ति के निर्णय परिवर्तन में सहायक है। यदि किसी व्यक्ति के पास मुद्रा है तो वो निर्णय ले सकता है कि उसे उस मुद्रा को कहाँ काम में लेना है, किस तरीके से का, तो वो मुद्रा जो है व्यक्ति को निर्णायक की भूमिका में भी रखती है। मुद्रा को व्यक्ति अपनी इच्छानुसार मनचाहे समय व स्थान तथा वस्तु या सेवा पर व्यय कर सकता है। तो ये भी मुद्रा का क्या है, कार्य है, जिसकी वजह से व्यक्ति निर्णय का वाहक बन पाता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आपको सारे मुद्रा के कार्य लिखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या है। हमने पढ़ा था ना कि जो मुद्रा की मांग है वो 2 उद्देश्य के लिए की जाती है, एक तो सहव्यवहार के लिए और एक सट्टे के उद्देश्य के लिए। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग क्या होती है, किसी निर्धारित समय अवधि में सहव्यवहार मूल्य से किस प्रकार संबंधित होती है। जो सहव्यवहार मूल्य है उससे मुद्रा की मांग किस प्रकार संबंधित होती है। तो जो चीज़ हमने पढ़ी थी वही हम यहाँ पर समझाएंगे पूरा, कि मुद्रा की मांग सहव्यवहार के लिए अर्थात लेन देन अथवा सौदों के लिए की जाती है। मुद्रा की मांग लेन देन के उद्देश्य के लिए, सौदों के लिए, व्यवहार के लिए की जाती है। इसका प्रथम उद्देश्य है मुद्रा के माध्यम से लोग अपनी आवश्यकताओं को क्या करते हैं, पूरा करते हैं, और इसके लिए वो उसकी मांग करते हैं। वस्तु और सेवाओं का लेन देन करते हैं और इसलिए वो मुद्रा की मांग करते हैं। वस्तुओं का लेन देन करने के लिए, अपनी आवश्यकताएं पूरा करने के लिए लोग मुद्रा की मांग करते हैं। प्राय लोगों को वेतन साप्ताहिक मिलता है और मासिक आधार पर मिलता है, जबकि उसे सहव्यवहार हेतु प्रतिदिन मुद्रा की क्या पड़ती है, आवश्यकता। वैसे तो वेतन साप्ताहिक मिलेगा या मासिक, लेकिन उसे प्रतिदिन क्या करेगी, मुद्रा की आवश्यकता होगी। अतः व्यक्ति सहव्यवहार हेतु अपने पास जो क्या रखता है, मुद्रा, ताकि उसको क्या हो, जब भी आवश्यकता हो तो वो अपनी आवश्यकता की वस्तु खरीद पाए। सहव्यवहार प्रयोजन का संबंध एक समय अवधि से होता है, मतलब जो भी प्रयोजन है उसमें एक समय अवधि होती है। इसे हम एक उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। हम 2 व्यक्तियों वाली एक अर्थव्यवस्था लेते हैं जिसमें 2 तत्व हैं। हमने चर्चा की थी ना जब हमने लेसन पढ़ा था, तो आपको उसी तरीके से इसका आंसर लिखकर आना है कि इसमें एक फर्म है और एक व्यक्ति का स्वामित्व है और एक श्रमिक है। ठीक है, एक व्यक्ति होता है और एक श्रमिक है। इसमें फर्म है, एक महीने के प्रथम दिन फर्म श्रमिक को कितने रुपए वेतन देती है, 100 रुपये वेतन देती है। श्रमिक इसके बदले आय को फर्म द्वारा उत्पादित वस्तु पर पूरे माह में क्या कर देता है, व्यय कर देता है। फर्म के जो है वो 100 रुपये वेतन दे रही है, किसको, श्रमिक को। तो फर्म जो वर्ष है उसके आरंभ में फर्म के पास तो कितने हैं, 0 रुपये, और श्रमिक के पास आ जाते हैं 100 रुपये। यहाँ अर्थव्यवस्था में केवल एक ही वस्तु उपलब्ध है। अब क्या करता है, जो श्रमिक है वो एक ही वस्तु उपलब्ध है जो कि फर्म द्वारा उत्पादित की जा रही है, तो वो सारे के सारे 100 रुपये वो फर्म पे खर्च कर देता है, जो कि वस्तु और खरीदता है वो। ठीक है, इस प्रकार प्रत्येक माह के आरंभ में तो श्रमिक के पास 100 रुपये है, मुद्रा शेष रहता है। फर्म के पास कितने रहते हैं, 0। और जो माह का अंतिम दिन है उस दिन तस्वीर उल्टी हो जाती है, फर्म के पास सारे 100 रुपये आ जाते हैं और जो श्रमिक है उसके पास कितने रह जाते हैं। श्रमिक को अपनी वस्तु बेचने से प्राप्त हुए हैं फर्म को, और फर्म और श्रमिक की औसत मुद्रा धारिता कितनी होती है, 50। 100 रुपये रहते हैं, दोनों के 0 + 100 करते हैं, 100 + 0 करते हैं, बटे में 2 करते हैं, तो क्या आंसर आएगा, 50। दोनों की जो औसत नकद धारिता है वो कितनी होती है, 50 रुपये होती है। इस प्रकार अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग कितनी है, 100 रुपये।
₹100 मुद्रा की मांग की जा रही है श्रमिक के द्वारा भी और फर्म के द्वारा भी। श्रमिक जो है वो फर्म को कितने रुपए दे रहे हैं? ₹100 वस्तुओं के बदले में, और फर्म उसके काम के बदले में श्रमिक को ₹100 दे रहे हैं। ठीक है, इस अर्थव्यवस्था में जो मासिक सहव्यवहार है उसका परिमाण कितना हुआ? ₹200। मतलब जो कुल सौदा हुआ वो कितने का हुआ? 200 रुपए का। ₹100 तो किसने दिए? फर्म ने दिए श्रमिक को, और ₹100 श्रमिक ने फर्म को दिए। इस प्रकार ₹200 का कुल यहाँ पर व्यवहार होता है। फर्म ₹100 मूल्य का उत्पाद श्रमिक को बेचती है, श्रमिक ₹100 मूल्य की सेवा फर्म को बेचता है। यहाँ पर उत्पादन और सेवा दोनों का क्या हुआ? ₹100 का यहाँ पर कुल व्यवहार हुआ फर्म के द्वारा और श्रमिक के द्वारा, तो टोटल ₹200 का व्यवहार हो गया। किसी इकाई अवधि में इस अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार के लिए मुद्रा की मांग सहव्यवहार की मूल मात्रा का क्या होती है? अंश। तो हमने क्या देखा कि जो सहव्यवहार की मात्रा है और जो मुद्रा की मांग है, तो मुद्रा की मांग सहव्यवहार की मात्रा का एक अंश है। सहव्यवहार की जो मात्रा है वो तो 200 है, जबकि जो मुद्रा की मांग है वो कितनी हो रही है? 100। ठीक है, तो सामान्य अर्थव्यवस्था में मुद्रा की सहव्यवहार मांग अर्थात MDT क्या होती है? निम्न रूप में इसको लिखा जा सकता है MDT के × T। ठीक है, किस पर निर्भर करती है? सौदों की मात्रा, जैसे यहाँ पर T लिखा हुआ है, जो सहव्यवहार की मात्रा है उस पर निर्भर करती है क्या? मुद्रा की मात्रा मांग। यहाँ T एक इकाई समय अवधि में अर्थव्यवस्था में सहव्यवहार का मूल मौद्रिक मूल्य है। जो T तो कुल जो मूल है वो मूल्य है, और K यहाँ पर क्या है? धनात्मक अंश है। तो इस तरीके से इसका यहाँ पर फॉर्मूला लिखकर आपको आना है। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक परिभाषा क्या है? जो मुद्रा की पूर्ति के माप जो हमने पढ़े थे 4, वो यहाँ पर आपको लिख के आना है कि मुद्रा की पूर्ति में क्या क्या शामिल होता है। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा की पूर्ति के वैकल्पिक मापों को निम्न 4 रूपों में प्रकाशित करती है। जो पहला है वो आता है M1। M1 में आते हैं C + GD। यहाँ पर C क्या है? लोगों के पास होने वाली करेंसी, नोट और सिक्के जो हैं, और DD आती है जो व्यवसायिक बैंकों के पास जो निवल मांग जमाए हैं, शुद्ध मांग जमाए हैं, वो शामिल होता है DD में। तो C और + DD वो किस में आता है? M1 में आता है। ठीक है, इसके बाद आपको सेकंड M2 लिख के आनी है। M2 में क्या आता है? M1 तो आएगा ही आएगा, साथ में डाकघर बचत बैंकों में जो बचत जमाए हैं वो M2 में शामिल होगा। ठीक है, इसके बाद तीसरी अवधारणा है M3। M3 में M1 आएगा, साथ में जो व्यवसायिक बैंकों की निवल आवधिक जमाए हैं, जो अवधि जमाए हैं, वो इसके अंदर शामिल होगी। ठीक है, इसके बाद M4 है, तो M4 में क्या आएगा? M3 तो आएगा, जो M3 आया वो साथ में डाकघर बचत संस्थाओं कुल जमाए, जो डाकघर बचत संस्थाओं की कुल जमाए हैं, जिसमें राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्रों को क्या कर दिया गया है? छोड़ दिया गया है, वो M4 में शामिल होगा। तो इस तरीके से जो मुद्रा की पूर्ति के माप हैं चारों, वो आपको इस क्वेश्चन में लिखकर आने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि वैधानिक पत्र क्या है? कागजी मुद्रा क्या है? हमने बताया था कि कागजी मुद्रा जो नोट और सिक्के सब क्या होते हैं? कागजी मुद्रा, जिसके के आंतरिक मूल्य नहीं होता है। वैधानिक पत्र देश में प्रचलित कागजी मुद्रा को कहा जाता है, जो देश में प्रचलित है, क्योंकि देश के किसी भी नागरिक के द्वारा इसे किसी भी प्रकार के सहव्यवहार को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्योंकि किसी भी नागरिक के द्वारा इसको अस्वीकार नहीं किया जा सकता, रिजर्व बैंक के द्वारा इसको क्या दी गई है? वैधानिकता दी गई है। इसके बाद है कागजी मुद्रा क्या होती है? किसी अर्थव्यवस्था में प्रचलित करेंसी, नोट और सिक्कों को क्या कहते हैं? कागजी मुद्रा। जो भी करेंसी, नोट और सिक्के हैं, इनको क्या कहते हैं? हम कागजी मुद्रा कहते हैं। तो वैधानिक मुद्रा, करेंसी, नोट और सिक्के वही होते हैं जो कि वैधानिक रूप से रिजर्व बैंक के द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसमें वैधानिकता का गुण होता है, और कागजी मुद्रा वही नोट और सिक्के होते हैं जो कि लोगों के पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है, प्रचलित होते हैं अर्थव्यवस्था में। इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला प्रश्न है उच्च शक्तिशाली मुद्रा क्या होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या लिखकर आना है कि भारतीय रिजर्व बैंक की देश की मौद्रिक प्राधिकरण की संपूर्ण देयता को हम मौद्रिक आधार उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। जो भी मौद्रिक प्राधिकरण है रिजर्व बैंक के द्वारा, देश की जो भी संपूर्ण देयता है, मतलब जो भी प्रचलन में मुद्रा है, उसको मौद्रिक आधार या उच्च शक्तिशाली मुद्रा कहते हैं। इसमें जनता के पास जो करेंसी पाई जाती है, नोट पाए जाते हैं, सिक्के पाए जाते हैं, वो व्यवसायी बैंक के पास जो भी नकदी राशि पाई जाती है वो, तथा व्यवसायी बैंक में भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक में रखी गई सारी जमा आती है। जो व्यवसायिक बैंक द्वारा रिजर्व बैंक में जमाए रखी गई है वो रिजर्व, और जो लोगों के पास करेंसी, नोट और सिक्के हैं, वो व्यवसायिक बैंक के पास जो नकद रखे गए हैं वो सब इसमें शामिल होते हैं। ये सब कहलाती है उच्च शक्ति मुद्रा। ठीक है बच्चों, तो आपको याद रखना है कि इसमें क्या क्या शामिल होता है। अगला प्रश्न है व्यावसायिक बैंक के कार्यों का वर्णन कीजिए, कि व्यापारिक बैंक कौन कौन से कार्य संपन्न करता है, वो आपको इसमें लिखने हैं।
सामान्य बैंकिंग कार्य करने वाले बैंक को हम क्या कहते हैं? व्यापारिक बैंक कहते हैं। ये वे बैंक होते हैं जो लोगों से जमा स्वीकार करते हैं और इस धन से ब्याज अर्जन करने के लिए निवेश परियोजनाओं के लिए क्या देते हैं? उधार भी देते हैं। व्यापारिक बैंकों का जो मूल काम है वो यही है, जमा स्वीकार करना और उधार देना, ऋण देना, साख निर्माण करना, ठीक है, ताकि कि देश में निवेश योजनाएं चल सकें। अब व्यापारी बैंक के कार्यों को हम विस्तृत रूप से देखेंगे कि व्यापारिक या व्यावसायिक बैंकों के कार्य निम्न प्रकार हैं। सबसे पहला जो कार्य है वो है प्राथमिक कार्य। व्यापारिक बैंकों द्वारा 2 प्राथमिक कार्य किए जाते हैं। जमाएं स्वीकार करना, जैसे मैंने आपको बताया, आपको इस तरीके से ही लिखना है कि व्यापारिक बैंक जनता की अतिरिक्त नकदी को विविध प्रकार के खातों जैसे बचत खाता, चालू खाता, सावधि खाता, आवर्ती जमा खाता आदि में जमाएं स्वीकार करता है और उन पर क्या देता है? ब्याज भी देता है। जमाएं स्वीकार करता है, साथ में उन पर ब्याज भी देता है, ठीक है। ऋण देना, अगला कार्य क्या है व्यापारिक बैंक का? ऋण देना। व्यापारी बैंक का दूसरा अति महत्वपूर्ण कार्य ऋण तथा अग्रिम देना। बैंक ग्राहकों की नकदी कम ब्याज दर पर प्राप्त करते हैं। कम ब्याज दर पर तो वो लेते हैं, जमा स्वीकार करते हैं, उसके बदले में क्या करते हैं? कम ब्याज देते हैं और उस राशि को अधिक ब्याज दर पर क्या कर देते हैं? उधार दे देते हैं या अग्रिम देकर लाभ कमाते हैं। व्यावसायिक बैंक व्यक्तियों एवं संस्थाओं को कई प्रकार के ऋण उपलब्ध कराते हैं। व्यावसायिक बैंकों के द्वारा गृह ऋण है, इसके अलावा वाहन ऋण है, इसके अलावा शिक्षा ऋण है, कई प्रकार के क्या उपलब्ध करवाए जाते हैं? ऋण उपलब्ध कराए जाते हैं, जिनके जो ब्याज दर है वो भी अलग अलग होती है, लेकिन इनके द्वारा जो ब्याज दर वसूली जाती है वो तो ज़्यादा होती है, जबकि ये जो ब्याज दर देते हैं ग्राहकों को वो कम देते हैं, ठीक है बच्चों। इसके बाद है अभिकर्ता या प्रतिनिधित्व संबंधी कार्य। क्या कार्य करते हैं? व्यावसायिक बैंकों द्वारा अभिकर्ता संबंधी निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं। पहला है विनिमय विपत्रों का संग्रहण। बैंक अपने ग्राहकों द्वारा जमाए कराए जाने वाले जो चेक हैं, विनिमय बिल हैं, हुंडियाँ हैं या अन्य साख पत्रों का भुगतान प्राप्त करते हैं। जो भी विनिमय बिल है, हुंडिया है, सबका वो साख पत्रों का क्या करेंगे? भुगतान प्राप्त करेंगे। वे अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में साख पत्रों का संग्रहण कर उसके खाते में जमा कर देते हैं। जो भी विनिमय बिल है और हुंडियाँ हैं, इसके अलावा चेक है, विनिमय पत्र, ये जो पत्र होते हैं विनिमय विपत्र, उन सबका वो भुगतान भी प्राप्त करते हैं और ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में वो क्या करते हैं? साख पत्रों का संग्रहण भी करते हैं और उसे जमा भी कर देते हैं, ठीक है। तो ये इनका दूसरा जो कार्य है। विनिमय विपत्रों का भुगतान करना। बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में ग्राहक द्वारा जो लिखे गए साख पत्र का भुगतान भी करते हैं, वह राशि ग्राहक के खाते में नाम भी कर देते हैं। जैसे हुंडियाँ होती हैं, चेक होती है, तो जो राशि लिख के देते हैं वो क्या करते हैं? बैंक उसका भुगतान, वो ग्राहक जिसको करना चाहता है उसको बैंक भुगतान भी कर देता है तथा ये राशि ग्राहक के खाते में नाम लिख देते हैं। अनेक बार बैंक अपने ग्राहक की ओर से विनिमय बिलों को स्वीकार भी करते हैं और नियत तिथि पर भुगतान करने का कार्य भी करते हैं। मतलब ग्राहक की सेवा संबंधी ये सारे कार्य बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करना। बैंक अपने ग्राहक के लिए जैसे किराया, ब्याज, ऋण की किस्त है, पेंशन है, लाभांश आदि की वसूली का कार्य भी करते हैं तथा ये रकम ग्राहक के खाते में जमा कर देते हैं। ग्राहक को किसी से भुगतान प्राप्त करना है तो वो भी बैंकों के माध्यम से किया जाता है, जैसे ऋण की किस्त है, इसके अलावा जो पेंशन भी दे रखी है, ब्याज भी है, तो ये भी क्या करते हैं? वसूली करते हैं जो व्यापारिक बैंक है और ग्राहक के जो अकाउंट है उसमें जमा कर देते हैं। ग्राहक की ओर से भुगतान करना, यदि ग्राहकों को कोई किस्त वगैरह जमा करानी है, कोई इंस्टॉलमेंट्स देनी है, तो वो भी क्या होती है? डायरेक्ट क्या करते हैं? व्यापारिक बैंक ग्राहकों की ओर से उनको भुगतान भी कर देते हैं। जिस प्रकार बैंक ग्राहक के लिए भुगतान प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार से बैंक ग्राहक की ओर से किराया, ब्याज, लाभांश, ऋण की किस्तें, बीमा प्रीमियम, कमीशन, इनका सबका भुगतान भी कर देते हैं। प्राप्त भी करते हैं तो भुगतान भी कर देते हैं, ठीक है। धन का हस्तांतरण। बैंक अपने ग्राहक के आदेश अनुसार उसकी सुविधा के लिए धन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य भी करते हैं कि ग्राहक को सुविधा बनी रहे, इसलिए उसकी जो मनी है उसके अकाउंट में उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने का कार्य करते हैं। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय। बैंक अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में उसके लिए अंशों और अन्य प्रतिभूतियों का क्या करते हैं? क्रय विक्रय का कार्य भी करते हैं। ये सब व्यापारिक बैंक के कार्य हैं जो कि आपको इस तरीके से लिख कर आने हैं। अभिगोपन का कार्य। बैंक बड़ी औद्योगिक जो व्यापारिक इकाई है उनके अंश और ऋण पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी करते हैं। इससे कंपनी को न्यूनतम पूंजी मिलने की क्या हो जाती है? गारंटी प्राप्त हो जाती है। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्में हैं, उनके जो शेयर्स हैं और उनके अंश हैं, उनके ऋण पत्र हैं, उसके अभिगोपन का कार्य भी कौन करते हैं? बैंक करते हैं। प्रतिनिधित्व संबंधी अन्य कार्य। बैंक अपने ग्राहकों के आदेश अनुसार उसके पासपोर्ट व विदेशी विनिमय के संबंध में आवश्यक पत्र व्यवहार का कार्य भी करते हैं। ये भी व्यापारिक बैंकों के कार्य होते हैं। अब अगला है सामान्य उपयोगी कार्य। बैंकों के मुख्य सामान्य उपयोगी कार्य कौन कौन से हैं? वित्तीय सलाहकार। बैंक अपने ग्राहकों को आर्थिक और वित्तीय सलाह देने का कार्य करते हैं। इससे ग्राहकों को सही निर्णय करने में क्या होती है? सुविधा होती है। विभिन्न प्रकार की सलाह दी जाती है कि आपको कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो ये भी क्या होती है? बैंकों द्वारा एक सुविधा प्रदान की जाती है। साख पत्र जारी करना। बैंक अपने ग्राहकों के लिए यात्री चेक
या अन्य प्रकार के जो साख पत्र है वो जारी करते हैं। इससे ग्राहकों को अधिक नकद रखने के जोखिम करने से क्या मिलती है, मुक्ति मिलती है। अधिक नकद रखने की इसमें आवश्यकता नहीं होती जब ये साख पत्र, ऋण पत्र बैंकों द्वारा दिए जाते हैं। एटीएम की सुविधा, एटीएम की सुविधा बैंकों द्वारा उपलब्ध करवाई जाती है, जिसके अंतर्गत बैंकों द्वारा ग्राहकों को कार्य समय के अतिरिक्त किसी भी समय कहीं पर भी एटीएम मशीन द्वारा धन निकलवाने की क्या होती है, सुविधा प्रदान होती है। एटीएम के द्वारा ग्राहकों को बैंकों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। एटीएम मशीन से वो कभी भी किसी भी समय रकम निकलवा सकते हैं। सूचनाएं प्रकाशित करना, बड़े बड़े व्यापारिक बैंक देश की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों की सूचनाएं एकत्रित कर उन्हें प्रकाशित करने का कार्य भी करते हैं, ताकि कि सभी ग्राहक अपडेट रह सके। विभिन्न प्रकार की सूचनाएं वो प्रदान करते हैं। ऋणों की जमानत, बड़े व्यापारिक बैंक औद्योगिक और व्यापारिक इकाइयों द्वारा लिए जाने वाले जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ऋणों हैं उनकी गारंटी देने का काम भी करते हैं। जो ऋण है जो कि बड़े बड़े औद्योगिक इकाइयों द्वारा लिए जाते हैं उनकी गारंटी देने का काम भी कौन करते हैं, व्यापारिक बैंक करते हैं। सार्वजनिक ऋणों की व्यवस्था, व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में सरकार द्वारा जो जारी किए गए ऋण पत्रों की बिक्री का कार्य भी करते हैं। जो सरकार द्वारा जो जारी किए गए ऋण पत्र हैं उनके जो बेचने का कार्य है उसके केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कौन करते हैं, सार्वजनिक बैंक करते हैं। ठीक है, ये जो व्यावसायिक बैंक है उसी को यहाँ पर सार्वजनिक बैंक भी, सार्वजनिक ऋणों की यहाँ पर व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। आ रहा है बच्चों समझ में? तो ये सारे जो कार्य आपको 1 बाय 1 लिखने हैं और उनका वर्णन भी करना है। इसके बाद है विदेशी विनिमय की व्यवस्था करना। कुछ व्यापारिक बैंक विदेशी विनिमय के लेन देन का कार्य भी करते हैं। जो विदेशी मनी आती है उसको आपस में लेन देन करना, उसको कन्वर्ट करना, उसका कार्य भी कुछ बैंक करते हैं। आर्थिक स्थिति की सूचना देना, बैंक अपने ग्राहकों को विभिन्न देशी और विदेशी जो भी व्यापारी हैं उनकी आर्थिक स्थिति की सूचना देते हैं। बैंक की सूचनाएं कैसी होती हैं, विश्वसनीय भी होती हैं, जिस पर भरोसा किया जा सकता है। अगला है नेट बैंकिंग की सुविधा। वर्तमान में बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग की सुविधा भी उपलब्ध करा रहा है, जिससे ग्राहक विभिन्न प्रकार के बैंकिंग कार्य इस सुविधा से कहीं से भी और आसानी से भी कर सकता है। यदि देश विदेश में बैठे हुए हैं उनके ग्राहक, तो नेट बैंकिंग का जो प्रचलन चला है, नेट बैंकिंग की सहायता से वो अपने जो भी व्यवहार है वो आसानी से कर सकता है। बैंक को संबंधित सारे कार्य आसानी से उसके स्मार्टफोन से या फिर लैपटॉप, मोबाइल से हो सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारी जो सुविधाएं हैं वो किसके द्वारा, व्यापारिक बैंकों के द्वारा दी जाती है। इसके बाद है साख निर्माण का कार्य। जो हमने बताया था कि बैंक का जो अन्य कार्य होता है वो साख निर्माण का होता है। व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार साख निर्माण का कार्य करते हैं। इन बैंकों में जनता द्वारा जो धन जमा कराया जाता है उस धन को ये जनता को उधार दे देते हैं। जो सारा पैसा अपने पास नहीं रखते, क्या कर देते हैं, उधार देते हैं। जब बैंक जमा प्राप्त करते हैं तो उस जमा राशि का कुछ प्रतिशत भाग नकद कोष में रखकर शेष राशि को क्या कर देते हैं, उधार दे देते हैं। यह ऋण राशि ऋणी के खाते में क्या कर देते हैं, जमा कर दी जाती है। इस प्रकार ऋण जमाओं को जन्म देते हैं। हमने बताया था कि ऋण है वो जमाओं को जन्म देते हैं और जमाएं ऋण को जन्म देती हैं। इन जमाओं के आधार पर बैंक पुनः क्या कर देते हैं, ऋण दे देती है। इस प्रकार जमा से ऋण और ऋणों से जमाओं को प्रोत्साहन मिलता है। इससे बैंक द्वारा साख निर्माण करना होता है। इस तरह से बैंक क्या करते हैं, जो जमा होती है उससे ऋण दे देते हैं, ऋण को फिर जमा कर लेते हैं और फिर उससे ऋण प्रदान करते हैं। ये सारे व्यापारिक बैंक के कार्य हैं जो कि आपको इस तरीके से ही लिखकर आने हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मुद्रा गुणक क्या है, गुणक का मूल्य क्या निर्धारित करता है। गुणक क्या होता है, मुद्रा गुणक क्या होता है। हमने पढ़ा था ना कि मुद्रा गुणक क्या होता है, 1/, नकद कोषानुपात। नकद कोषानुपात यदि अधिक होता है तो मुद्रा गुणक क्या होगा, कम होगा। नकद कोषानुपात कम होगा तो मुद्रा गुणक अधिक होगा। ठीक है, विपरीत संबंध होता है। मुद्रा गुणक व्यवसायिक बैंक की साख सृजन क्षमता को निर्धारित करता है। इससे साख सृजन क्षमता क्या होती है, निर्धारित होती है। इसे निम्न सूत्र द्वारा हम ज्ञात कर सकते हैं। मुद्रा गुणक 1/, क्या आएगा, नकद कोषानुपात। यदि नकद कोषानुपात 20% है तो मुद्रा गुणक क्या होगा, 1/20% करेंगे तो 5 होगा। ठीक है, अर्थात 100 रुपए का कोष क्या होगा, 500 रुपए की जमाओं का सृजन करेगा। हमने समझा था ना जब चैप्टर पढ़ा था, इस तरीके से आपको लिखना है। अतः मुद्रा गुणक साख सृजन की क्षमता को क्या करता है, दर्शाता है। इस तरीके से इसका उत्तर लिखकर आना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के कौन कौन से उपकरण हैं। हमने पढ़ा था कि भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति प्रकाशित करती है और इसकी वजह से वो देश में मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करती है। उसके कुछ उपकरण हैं जो कि हमको यहाँ पर देखने हैं और लिखने भी हैं। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाता है, जिसके कई उपकरण हैं जिनके माध्यम से बैंक देश में मुद्रा की पूर्ति को क्या करता है, नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति के उपकरणों को 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। उसका विवेचन निम्न प्रकार है।
मौद्रिक नीति के सबसे पहले आते हैं परिमाणात्मक। हमने बताया था ना, दो तरह के उपकरण है, एक तो परिमाणात्मक और एक है गुणात्मक। परिमाणात्मक जो सबसे पहले आता है वो है बैंक दर। बैंक दर जिस पर व्यापारिक बैंक केंद्रीय बैंक से क्या लेते हैं, ऋण लेते हैं और उसके बदले में ब्याज अदा करते हैं। बैंक दर वह दर होती है जिस पर देश का केंद्रीय बैंक प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों और अनुमोदित ऋण पत्रों की जमानत के आधार पर व्यापारिक बैंकों को क्या करता है, ऋण प्रदान करता है। व्यापारिक बैंक ऋण लेते हैं प्रतिभूतियों के बदले। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति को बढ़ाने की आवश्यकता होगी, भी जरूरी है कि मुद्रा की पूर्ति बढ़े, तब क्या होगा, रिजर्व बैंक बैंक दर को क्या करेगा, कम, बैंक दर को कम कर देगा। तो क्या होगा, व्यापारिक बैंक ज्यादा ऋण लेंगे, ज्यादा ऋण लेंगे तो वो लोगों को भी ज्यादा ऋण उपलब्ध करवा पाएंगे। इसके विपरीत अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति कम करने के लिए रिजर्व बैंक बैंक दर को क्या करेगा, बढ़ा देगा। तो बैंक दर को कम तो क्या होगा, मुद्रा की पूर्ति अधिक हो जाएगी। बैंक दर यदि अधिक है तो मुद्रा की पूर्ति कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया बैंक दर एक मुद्रा की परिमाणात्मक उपकरण। दूसरा आता है खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं में क्या होता है, प्रतिभूतियों को क्रय किया जाता है केंद्रीय बैंक द्वारा या फिर विक्रय किया जाता है। खुले बाजार की क्रियाओं से तात्पर्य केंद्रीय बैंक द्वारा साख नियंत्रण के उद्देश्य सरकारी प्रतिभूतियों, प्रथम श्रेणी की बिलों, प्रतिज्ञा पत्रों के क्रय विक्रय से है। अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति बढ़ाने हेतु रिजर्व बैंक इन सभी को क्या करेगा, क्रय करेगा। जब यदि मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तो ये सारे बिल क्या करेगा, क्रय करेगा। और मुद्रा की पूर्ति कम करने के लिए इन सभी जो बिल हैं उनका क्या किया जाता है, विक्रय किया जाता है। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। आरक्षित जमा अनुपात, इसमें दो प्रकार के अनुपात शामिल है, आरक्षित नकद आरक्षित अनुपात, इसके बाद है सांविधिक तरलता अनुपात। हमने CRR और SLR दो पढ़े थे, तो यहाँ पर ये दोनों आते हैं। अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ाने हेतु रिजर्व बैंक इन अनुपातों में क्या कर लेता है, कमी कर देता है। यदि अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ानी है तब तो ये दोनों अनुपात कम कर दिए जाते हैं, और यदि मुद्रा की पूर्ति को कम करना है तो इन अनुपातों में क्या कर लेता है, वो वृद्धि कर देता है। आ रहा है बच्चों समझ में। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर लिखकर आना है। अगला है मौद्रिक नीति के गुणात्मक उपकरण। ये तो सब थे परिमाणात्मक, जिसमें CRR, SLR, बैंक दर, खुले बाजार की क्रियाएं, ये सब आ गई। अब गुणात्मक कौन कौन से उपकरण हैं जिससे कि रिजर्व बैंक क्या करता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित करता है। भारतीय रिजर्व बैंक मुद्रा पूर्ति और साख के प्रयोग, वितरण और दिशा को प्रभावित करने के लिए गुणात्मक उपकरणों को अपनाता है, जो कि निम्न प्रकार है। जो सबसे पहला आता है वो आता है चयनात्मक साख नियंत्रण। चयनात्मक का क्या मतलब है, सोच समझकर क्या करता है, केंद्रीय बैंक डिसाइड करता है कि किसको तो ऋण देना चाहिए, किसको ऋण नहीं देना चाहिए, अर्थात साख की दिशा को यहाँ पर प्रभावित किया जाता है। केंद्रीय बैंक को अधिकार प्राप्त है कि वह सभी बैंकिंग कंपनियों को अथवा किसी एक बैंकिंग कंपनी को किसी विशेष लेन देन या विशिष्ट श्रेणी की लेन देन की मनाही कर सकता है। वो कह सकता है कि किसानों को तुम सस्ता ऋण दीजिए, जबकि किसी और सेक्टर में आप महंगा ऋण दीजिए, तो वो ये मनाही कर सकता है। इस प्रकार इस बारे में सावधानी रखने का निर्देश भी दे सकता है। तो ये होगा चयनात्मक साख नियंत्रण। साख की राशनिंग, इसमें साख नियंत्रण की इस विधि के अंतर्गत केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों द्वारा दी जाने वाली कुल साख की विभिन्न उद्योगों, क्षेत्रों, व्यवसायों के बीच राशनिंग कर देता है। वो कर देता है कि किसको कितना ऋण देना चाहिए, किसको कितना ऋण देना चाहिए, उनकी मात्रा को वो निर्धारित कर देता है। ठीक है। उपभोक्ता साख का नियमन, इसके अंतर्गत उपभोग की जाने वाली वस्तुओं पर साख नियंत्रण लगाया जाता है, साख नियंत्रण कर दिया जाता है। व्यापारिक बैंकों को उपभोग वस्तुओं को ऋण न देने के निर्देश दिए जाते हैं। मतलब जो उपभोक्ता वस्तुएं हैं उन पर ऋण न देने के क्या किए जाते हैं, निर्णय लिए जाते हैं। उधार की न्यूनतम दरें, केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों के लिए उधार की न्यूनतम दरों को बढ़ाकर भी साख नियंत्रण का प्रयास करता है। जो उधार दी जाने वाली दर है उसको भी क्या कर दी जाती है, बढ़ा दी जाती है, और इस प्रकार भी साख नियंत्रण करने का प्रयास केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। तो ये थे इसके चयनात्मक थे नियंत्रण के। और इसके बाद अन्य उपाय में क्या कर सकता है वो, नैतिक दबाव। केंद्रीय बैंक अनुसूचित बैंकों को समझा बुझाकर अपनी साख नियंत्रण की नीति का अनुसार करने के लिए प्रेरित करता है। वो समझा बुझा भी सकता है कि आपको इतना करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। नैतिक दबाव, प्रचार, विज्ञापन आदि के माध्यम से केंद्रीय बैंक समय समय पर व्यापारिक बैंकों को परामर्श देता है कि किससे और कितना ऋण देना है अथवा नहीं देना है। वो बार बार परामर्श देता है कि किसको ऋण देना है, किसको नहीं देना है। नैतिक रूप से भी समझा सकता है और बता सकता है कि कहाँ पर ऋण देना है और कितना देना है। ये भी एक उपाय है। प्रत्यक्ष कार्यवाही, बैंकों द्वारा केंद्रीय बैंक की साख नियंत्रण की सलाह न मानने पर केंद्रीय बैंक को प्रत्यक्ष कार्यवाही करने का भी क्या अधिकार है। उसने सलाह दी लेकिन यदि व्यापारी बैंक ने नहीं मानी तो वो उसके ऊपर प्रत्यक्ष कार्यवाही भी कर सकता है। ठीक है, तो ये भी एक साख नियंत्रण का उपाय है। प्रचार प्रसार, केंद्रीय बैंक अपने प्रकाशनों में बैंकों में जनता को इस बात का आभास कराता है कि साख नियंत्रण देश हित में है या साख को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। इसके अलावा केंद्रीय बैंक प्रेस और संगोष्ठियों के माध्यम से व्यापारिक बैंकों के साख नियंत्रण के लिए अपनाने के लिए भी तैयार करते हैं। मतलब प्रेस नोट के द्वारा या फिर अखबार में देके सूचनाएं प्रकाशित करके भी वो क्या कर सकता है, मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। तो ये सारे अधिकार किसके पास होते हैं, केंद्रीय बैंक के द्वारा पास होते हैं, जिसमें वो परिमाणात्मक और इसके बाद है गुणात्मक रूप से क्या कर सकता है,
मुद्रा की पूर्ति को नियंत्रित कर सकता है। ये दोनों उपकरण केंद्रीय बैंक के पास उपलब्ध होते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है, क्या आप ऐसा मानते हैं कि अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक ही मुद्रा का निर्माण करते हैं? हम ऐसा मानते हैं क्योंकि व्यावसायिक बैंकों को ही उधार देने का क्या है, अधिकार प्राप्त होता है, इसीलिए वो क्या करते हैं, मुद्रा का निर्माण करते हैं। अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक मुद्रा के निर्माण का कार्य करते हैं। ये बैंक साख सृजन की प्रक्रिया द्वारा क्या मुद्रा का निर्माण करते हैं? किसके द्वारा करते हैं? साख सृजन की प्रक्रिया इनके करते हैं। हमने बताया था ना, जमाएं स्वीकार करते हैं और उसी से ऋण देते हैं, फिर वो जमा कर लेते हैं। तो साख सृजन की जो प्रक्रिया है वो व्यावसायिक बैंक के द्वारा की जाती है और मुद्रा का निर्माण इनके द्वारा ही किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक की किस भूमिका को अंतिम ऋणदाता कहा जाएगा? क्यों अंतिम ऋणदाता कहा जाता है? क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक सभी बैंकों का बैंक है। जब व्यावसायिक बैंकों के पास उपलब्ध नहीं होगी मुद्रा तो वो कहाँ जाएंगे ऋण लेने के लिए? रिजर्व बैंक के पास जाएंगे और रिजर्व बैंक उनको ऋण उपलब्ध करवाता है। वो अंतिम ऋणदाता है और उनको अंतिम रूप से ऋण दे सकता है, इसीलिए इसको अंतिम ऋणदाता भी कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक देश के अन्य बैंकों का बैंक है। उन बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता का कार्य करता है। जब भी किसी बैंक के सामने कोई वित्तीय संकट आता है तो वह अपने संसाधनों द्वारा इस संकट को दूर नहीं कर पाता है, तो वो रिजर्व बैंक से क्या ले सकता है, ऋण। वित्तीय संकट आने पर कहाँ जाएगा? वो भारतीय रिजर्व बैंक के पास जाएगा, व्यावसायिक बैंक। रिजर्व बैंक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता की भूमिका निभाता है, इसलिए रिजर्व बैंक को अंतिम ऋणदाता और बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख कर आना है। तो इसी के साथ आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्न यहाँ खत्म होते हैं। जैसे आपको समझाया गया है आपको उसी तरीके से पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अच्छे से करके आने हैं, समझने हैं, इनको अपनी कॉपी में नोट भी करना है। इसी के साथ आपका यहाँ चैप्टर एंड होता है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू।